सो वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। तो बातें तो सारी ही करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, और याद कैसे रहेगी। तो पहली चीज, ये ज़्यादातर लोगों को याद तो रहती नहीं है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारा इवेंट है तो याद नहीं रहेगा। और दो चीज़ें बोलते हैं कई बार, जैसे आप लोगों का मेजर हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आप लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, राइट। आप लोग किस पे ध्यान देते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट है, वो ज़्यादा रिसेंट है, ठीक है, ये बात है। इसके पहले आता है मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, उसके पहले आता है एंशिएंट हिस्ट्री। अगर कंटेंट वाइज में बोलूं तो ये बहुत वास्ट है, लेकिन पेपर में सबसे लीस्ट क्वेश्चंस आते हैं, सबसे कम क्वेश्चन इससे आते हैं। और पिछले 2 सालों में जो ट्रेंड दिख रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ आ रहे हैं इसलिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एज एन ऑफिसर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की एंट्री लेता है और वो चाहता है कि आप थोड़े से रिस्की बने। तो रिस्की इन द सेंस कि आप रिस्क ले कि मैं एंशिएंट नहीं पढ़ूंगा और मैं मेडिवल और मॉडर्न प्रिपेयर करके जाऊंगा और उसी से नंबर गेन करूंगा। अब उस केस में भले आपका जो है वो 8-10 क्वेश्चन एंशिएंट के आ जाए, नहीं आता है तब भी आपके रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिस्क का मतलब ये नहीं होता मुंह तोड़वा के आ गए। रिस्क का मतलब ये होता है कि कैलकुलेटिव स्टेप लेते हैं आप, जिसमें आपको पता है कि नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रिस्क लेना है, ये नहीं कि पढ़ के जाते हैं, देखते हैं, नहीं आया तो जो होगा देखा जाएगा, वो वाला काम नहीं, ठीक है। तो रिस्क लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि जो आपका जीएस का पार्ट है उसमें 2 पार्ट होते हैं, साइंस और जीएस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि तीनों पार्ट किसी के भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक। इसी तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हिस्ट्री में फर्दर 3 पार्ट है, 4 पार्ट मानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कुछ हद तक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में 2 है, एक तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है और एक इंडियन ज्योग्राफी है। तो कुल मिला के जीएस में 3 नहीं है, जीएस में 4 और 3 7 सब्जेक्ट है जीएस में। 7 हो गए ना, 2 और 4 6 और 1 7 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, देखा जाए तो 7 टॉपिक ये हो गए, 3 टॉपिक ये हो गया, प्लस एक इको हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, प्लस करंट अफेयर्स हो गया। अब टॉपिक वाइज देखा जाए तो 3 और 7 10 और 2 12 है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये 12 मेजर टॉपिक है आपके जीएस के। अगर 1 से 10 क्वेश्चन भी आता है तो सफिशिएंटली इतने सारे सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। और एक और चीज इस बार बच्चों ने बड़ी प्रॉब्लम फेस करी है, वो ये कि जैसा कि हमेशा ट्रेंड देख के जाते हैं, है ना, कि पिछले कुछ सालों में क्या है। तो मेरा एडवाइस होगा कि ट्रेंड देखिए, लेकिन ट्रेंड के बेसिस पे प्रिपरेशन मत करिए, क्योंकि अगर यूपीएससी ने, अगर पेपर ने या एग्जामिनर ने जरा सा भी ट्रेंड से हटके क्वेश्चन बना दिया तो क्या करोगे फिर। अब ट्रेंड में मान लेते हैं कि ये 3 आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, मान लो हटा दिया इसको और वो सारे टॉपिक्स इसको डोमिनेटिंग कर दिया, इसको डोमिनेटिंग कर दिया, इसे डोमिनेटिंग कर दिया, इसे डोमिनेटिंग कर दिया, तो फिर क्या करोगे। तो प्रिपरेशन हमेशा स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड सिलेबस को प्रिपेयर करना है, समझ गए। और सिर्फ जब पेपर जो सेट किया जाता है ना, वो सिर्फ पेपर के लिए आपको नहीं पढ़ना होता है, आपको इसलिए पढ़ना होता है ताकि आप जान सके अच्छे से चीजों को। यूपीएससी के लेवल पे हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं पढ़ना चाहिए कि इसके एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो जाए। हिस्ट्री आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए
ताकि आप करंट जो सोशल स्ट्रक्चर है, करंट जो चीज़ें जो करंट में चल रही है, जो जनरली जो सोसाइटी है वो अपने हिस्ट्री से खुद को कनेक्ट करता है, तो वो सही कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री जो है वो सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम इंट्रोडक्शन में शुरू से लेकर के और अभी तक का सबसे पहले तो मैं ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, कि अब तक आपकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा सबसे पहला वाला, वो किस चीज के ऊपर होता है? सबसे पहले है एवोल्यूशन वाला पार्ट है। फिर दूसरा स्टोन एज वाला पार्ट है, क्योंकि एवोल्यूशन के बाद स्टोन एज में आ जाते हैं हम सीधा, ह्यूमंस जब बनते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट क्या है? जब स्टोन एज खत्म होता है तो फिर क्या बनता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टोन एज, बट उस समय एक मेटल भी जो है वो नहीं, एक मेटल डिस्कवर हो गया था जिसको कॉपर बोलते हैं, जिसको हम चैल्को बोलते हैं। तो इसलिए लिथिक यानी कि स्टोन प्लस चैल्को, कॉपर, तो कॉपर और स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज को अगर हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? स्टोन एज में सबसे पहले आता है पैलियो, फिर आता है मिजो, फिर आता है नियो। ठीक है, और इसी के बाद आता है चैल्को। ठीक है, और चैल्को का पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर वैसे देखा जाए जनरली तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बट इसके खत्म होने के बाद वैदिक एज आता है। क्या आता है? वैदिक एज। वैदिक एज भी दो पार्ट में है, अर्ली एंड लेटर। और इसी लेटर वैदिक पीरियड में 980 BCE के अराउंड जो है वो महाभारत का पीरियड जो हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग माना जाता है। ठीक है, मतलब हिस्टोरियंस ये डेट को अप्रूव करते हैं। अब किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस जो इवेंट्स मेंशन किए गए हैं लिटरेचर में। ठीक है, जो लिटरेचर में चीजें मेंशन की गई है उस हिसाब से जब हम ट्रेस करते हैं कि ये किस टाइम पीरियड के अराउंड है, तो हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड डेट 980 आता है महाभारत का, जो युद्ध हुआ था। आज से अभी 2023 है, 2023 प्लस 980, हाँ 2023 20 तो हो ही गया है और 980 हो गया ये, तो 2023 में 80 जोड़ लो तो 100 वो हो गया। ठीक है, हाँ तो ये 1000 हो गया, तकरीबन 3000 ईयर्स बैक, अप्रोक्सीमेटली 3000 ईयर्स एगो ये जो है इसका माना जाता है। हम इस पे नहीं जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इतिहास पढ़े इमोशंस को दूर रख दे। हाँ ठीक है, दो चीजों को आपको टेबल पे संजो के रख देना है, या अलमीरा में या फ्रिज में कहीं भी शांतिपूर्वक रख के, उसके बाद आपको इतिहास पढ़ना है। हिस्ट्री शुड नॉट बी कनेक्टेड विद इमोशंस। ठीक है, इट मस्ट बी लर्नड विद व्हाट यू कैन से लॉजिक। ठीक है, एंड एविडेंस, एंड मस्ट बी अप्रिशिएटेड, एंड यू नो what we can say कि we should learn from the mistakes we have done in history. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, नहीं फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो करेंटली हमारे सोसाइटी में चलता है ओपनली, कि हिंदू देश है तो यहाँ से मुसलमानों को चले जाना चाहिए। कुछ इसी तरीके का कुछ साल पहले इतिहास में एक फैनेटिक लीडर रहा है, जो जिसको सारी दुनिया के लीडर्स ने और लीडरशिप ने उसको गलत ठहराया है, हिटलर। ही ऑल्सो वॉन्टेड क्लींजिंग ऑफ अ कम्युनिटी, ज्यूज। क्या वो हो गया? तो ये क्या है? ये लर्निंग ही तो है। आप बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, क्या सीख मिलती है हमें उससे? हाँ, एनसीईआरटी में बेल्जियम और श्रीलंका की दो कंट्री के अलग अलग रीजन, एक एशियन कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, दोनों में कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्यूशन दिखाया गया है, और दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग है। पहले ने एग्रेसिव सॉल्यूशन अडॉप्ट किया,
ईगो वाला, ठीक है, कि मैं तो इसको निपटा करके छोड़ूंगा। तो जब आप लड़ेंगे तो लड़ाई में तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, किसी एक का तो होता नहीं है। श्रीलंका एलटीटीई से और अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स तक फाइट करता रहा, इतने सारे रिसोर्सेज खराब हुए, लोगों की जान गई, ठीक है, सारी चीजें प्रॉब्लम में रही, ठीक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी रही, पॉलिसी को लेकर इनस्टेबिलिटी रही, ठीक, बेल्जियम में भी यही इशू था, आपस में रहने वाले लोगों का, कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट था, और उन्होंने बड़े इजीली इसको सॉल्व किया कि ठीक है, जितने लैंग्वेज उतने साइन बना दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो बोर्ड पे, सड़क पे नाम क्या कौन सा लिखा हुआ है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, अब सबसे ज्यादा इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया में? अली रायपुर एमपी में पड़ता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलिटरेट अली रायपुर पड़ता है एमपी में, ठीक है। कैन यू गेस कि वहां पे कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है? हाँ हाँ, गेस कर रहे हैं, तो गेस करने के पीछे गेस क्यों की करता है कोई आदमी? गेस जब आप करते हैं ना, तो दो चीजें होती है जो सुना हुआ होता है, जो आपके ऊपर हावी होता है ना, वही चीज आपको गाइड करता है कि आप ऐसे करेंगे। हिंदू कम्युनिटी है वहां पे मेजोरिटी में, ऑब्वियस सी बात है, जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज दिमाग में घुसी पड़ी है ना, इसीलिए इतिहास जो है ढंग से सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी कल्चर रहा है या जो नॉलेज का जो सेंटर रहा है इंडिया का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत रिच कल्चर रहा है, और मैं तो डिबेट ही नहीं करता, वो जो जो ये कहता है कि कल्चर के ऊपर क्या ही डिबेट करें, क्योंकि जितना रिच हमारा कल्चर रहा है वो किसी का है ही नहीं, कंपेरेबल ही नहीं है। हमने तो विमेन को फ्रीडम वैदिक एज में दी हुई है नहीं छीनी, नहीं, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है, छीना तो अभी भी नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट जरूर किया है, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। और पता है सारे ही शुरू में इन्होंने ऐसे किया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, और मेरे इन्फ्लुएंस में आके लास्ट में सारे इस बात का गए कि विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? हाँ, कल्चर हमारा रिच है, दूसरी, हाँ, तो मैं ये बता रहा था परसेप्शन और चीजों को समझने की एबिलिटी कैसे होती है। मैंने कोई काम किया और मैं छुपा के रखा उसको, सपोज करो कि मैंने कोई ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ठीक, और मैंने उसको हाइड कर लिया कि मैं सबको नहीं बताऊंगा, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन मेरी डेथ हो जाती है या मैं नहीं रहा, तो क्या वो टेक्नोलॉजी किसी के हाथ लगेगी? क्या वो टेक्नोलॉजी किसी के हाथ लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। अब आप चार लोग हैं, ठीक है, और मेरे पास जो भी टेक्नोलॉजी नॉलेज है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बांट रहा, मैं किसी को नहीं दे रहा, बस वो मेरे पास ही है, और मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूं या मैं जिसको चाह रहा हूं बस उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। अब कोई तीसरा पर्सन, मतलब मेरे और आप चारों के अलावा कोई और पर्सन आकर के आपसे बोलता है कि भाई साहब ने जो भी बोला है ना ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप उनकी बात पे भरोसा करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही नहीं ना कुछ, मैंने आपको थोड़ी बताया है, मैं बोला कि ये ब्लैक बोर्ड है, मेरे को ये बात पता लग गई कि ये ब्लैक बोर्ड है, और ये बात मैंने आपको नहीं बताई, और कोई तीसरा पर्सन आकर के बोल रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ना ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये तो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो आप किसकी बात पे भरोसा करोगे? एज ए कम्युनिटी आप उसकी बात पे भरोसा करोगे कि हाँ नहीं है। और यही चीज अगर मैं ओपन रखूं, मैंने डिस्कवर किया कि ये व्हाइट ब्लैक बोर्ड है और मैंने आप सबको बता दिया कि ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, उस केस में कोई आउटसाइडर आकर के आपको बोलेगा कि ये जो बोल रहा है ये गलत है, तब आप बोलोगे नहीं ऐसा है ही नहीं, हमें पता है, हमने तो देखा है पूरा शुरू से अब तक देखा है,
हम कैसे बात मानते हैं? यही चीज हमारे कल्चर के साथ हुई है। जो राइट टू एजुकेशन और जो नॉलेज का जो सेंटर था, ठीक है, सब कुछ था, लेकिन रखा तो आपने संभाल के ना, संभाल के क्या, उसको क्लोज करके रखा आपने, सारी कम्युनिटी में तो बांटी नहीं। अब एक कम्युनिटी को सारी नॉलेज है और 3 कम्युनिटी को नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, वो उसको पढ़े नहीं, वो उसको जाने नहीं, तो उस चीज के बारे में वो कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, वो तो बात उससे फिर उसमें मत लेकर के जाओ, क्योंकि वो तो फिर उसका लॉ कॉडिफाई भी किया गया था बाद में। तो राइट टू एजुकेशन को लेकर के कोडिफिकेशन भी हुआ था कि अगर कोई लोअर कास्ट का या कोई नॉन ब्राह्मण इस तरीके से कुछ वेद को लेकर के और पढ़ता है या जानने की कोशिश करता है, तो जो भी सो कॉल्ड, आप सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि गरम तेल डाल देंगे, जिह्वा काट देंगे, ये कॉमन चीजें हैं, इतनी तो छुपी हुई है नहीं है। तो दिस इज कोडिफिकेशन, ये प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है, कि ये कोडिफाई किया गया कि प्रॉपर पनिशमेंट क्या। 2 चीजें होती है, एक तो हो गया नहीं करना है, तो नहीं करना है, कोई कर भी ले कोई पढ़ भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप कोडिफाई कर देते हैं, उसको लॉ बना देते हैं कि अगर करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, तब ज्यादा फिर दिक्कत हो जाती है। जब तक मनाही होती है तब तक भी उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोडिफाई कर देते हैं उसकी पनिशमेंट को, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम्युनिटी में क्या बोलते हैं, जो ट्रस्ट नहीं होने का जो क्वेश्चन आ जाता है ना, ये ट्रस्ट कैसे करे बंदा, वो कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पे आता है कि आपने हाइड करके रखा है। ये सिंपली चीज है, ये सिंपली अगर घर में पापा या घर के कोई बड़े मेंबर कोई कुछ हुआ हो घटना और आप सबसे छुपा के रखें और कोई पड़ोसी आकर के आपसे ये बात बताए, तो पहली चीज तो आपको भरोसा होगा, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। और अगर गलती से पता लग गया कि ऐसा किया है, तो फिर आप भरोसा नहीं करोगे अपने ही आदमी पे। और यही चीज हमारे साथ हिस्टोरिकली कम्युनिटी में हुई है, नॉलेज को लेकर के, वेद को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने उसके ऊपर कमांड रखी है और बहुत लॉन्ग टाइम तक कमांड रखी है, तो इसलिए बाकियों को भरोसा नहीं हुआ है। अगर कोई हमने टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट भी किया, तो बाकी कम्युनिटी कैसे भरोसा करेगी? और यही वजह है कि कुछ लोग आपस में आज भी लड़ पड़ते हैं कि हमने विमान बनाया था, कुछ लोग मानते हैं हाँ बनाया था, फिर कुछ बोलते हैं अच्छा बनाया था तो बाकी उसके बाद क्यों नहीं बना। तो ये जो डिस्ट्रस्ट है ना, भरोसा नहीं होना इसीलिए है क्योंकि आपने जो भी सुना, जो भी जाना, सबको क्लोज करके रखा। ओपन कर देते, सबको पता लगता, तो वो चीज जो है, वो ट्रस्ट वाली जो है वो बना रहता। हम्म हम्म तो ये चीज है, समझ गए? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो देखो, हाँ, नहीं हाइड करने वाला बात मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में थोड़ी बोल रहा हूं। मैं तो ये वर्ण सिस्टम की बात कर रहा हूं कि राइट टू एजुकेशन वर्ण में किसको था? एक ही कम्युनिटी को तो था। तो उन्होंने जो भी उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया या जो ज्ञान ट्रांसफर किया, वो एक ही कम्युनिटी में किया ना, तो वो तो क्लोज्ड रहा ना, वो तो ओपन रहा नहीं। तो बाकी 3 कम्युनिटी के लोग कैसे भरोसा करेंगे कि आप जो कह रहे हो वो सही है? वो भी पढ़, क्योंकि ह्यूमन का एक बिहेवियर होता है, आप उसको कुछ बोलो तो वो, सब नहीं लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसको खुद जान करके, पढ़ के, समझ करके और भरोसा करते हैं, ठीक है। तो वो चीज तो थी, मिली नहीं। तो अब कोई भी, जैसे अब ओपनली बताऊं तो जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, हम बता रहे हैं सिविलाइजेशन कैसा होता है, उन्होंने माना उस चीज को। वो बोले चलो कम से कम ये बता तो रहे हैं, ये तो हमें हाथ तक नहीं लगाने देते। तो ये जो आपस में ही जो ट्रस्ट खत्म हुआ है ना, ये इसी हैबिट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, अब क्लियर है, समझ गए? तो चलो वैदिक एज खत्म हो गया, इसके बाद क्या एज आएगा? आयरन एज। वैदिक एज के बाद इसी टाइम पे 2 चीजें होती। पहली,
महाजनपद बेसिकली जनपद होते हैं, ठीक है। जनपद 16 थे, फिर उसमें महाजनपद ये 8 थे, ठीक। और इस 8 में से एक था मगध। इस 8 में से एक था मगध, और मगध में क्या बनता है? फर्स्ट एम्पायर, ठीक है। तो हम इसको पहले मगध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मगध, ठीक है। अब एक हिस्ट्री के साथ और एक बायसनेस हुआ है इस टाइम पीरियड में। जब आप जनरली हिस्ट्री पढ़ते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस की बात बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक हिस्ट्री आ जाती है आपकी। ये भी एक ड्रॉबैक है भाई। मगध जब यहां था तो साउथ इंडिया में भी तो कुछ होगा ना, तो एफर्ट लगाया जाता है इतना, ना हमारे सिलेबस में कवर किया जाता है इतना। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि हम हिस्ट्री जो है ना बड़ा लिमिटेड वे में पढ़ते हैं, सिर्फ पर्सन को लेकर के नहीं, इवेंट्स को लेकर के भी। हाँ, बहुत स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, ठीक। तो ये चीज है। अब मगध में ही आगे चल के एक बड़ा एम्पायर डेवलप होता है। अब मगध में जैसे कई सारे एम्पायर्स थे, जैसे सबसे पहले हरिहरका डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी हुई, फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी हुई, ठीक है। फिर नंद के बाद मौर्यंस आए थे, ठीक है। अरे मौर्यन में ही अशोका है। अच्छा, मौर्यन एम्पायर आया, ठीक। अब मौर्यन के बाद में मैं जो डिवीजन लेकर के चलता हूं मौर्यंस के बाद, वो लेकर के चलता हूं पोस्ट मौर्यन, ठीक है। मौर्यंस के बाद मैं लेके चलता हूं पोस्ट मौर्यन एज। तो पोस्ट मौर्यन बेसिकली मल्टीपल सिटी स्टेट्स का टाइम है, ठीक है। इसमें फॉरेनर्स भी आते हैं और इसमें इंडियंस भी होते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। कई बार जनरल क्वेश्चन बन जाता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं होता है, सीक्वेंस में पूछ लेगा, बताओ यही वाले डायनेस्टी को प्रॉपर सीक्वेंस में लगा दो। फर्स्ट डायनेस्टी जो मगध में बनी थी उसको सीक्वेंस में लगाओ। अब हरिहरका पहले आया था कि शिशुनाग पहले आया था, मगध था कि शुंग था, ये जो एक जनरल स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो ओवरऑल आइडिया होना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें पूछ लेते हैं कि ये कौन कौन सी क्या? गुजरात में कौन सा हाँ, जनरली ये पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा साइट कहाँ से मिली है। साइट मिली है वो अलग चीज है, हर साइट से अलग चीजें मिली है, लेकिन जनरली पूछ लिया कि चलो बताओ, चलो साइट ही सबसे ज्यादा कहां से मिली है, ठीक है, इंडिया में। तो पोस्ट मौर्यन में क्या क्या आता है? पोस्ट मौर्यन में एक तो सातवाहन्स आते हैं, ठीक। उसके बाद में इंडो ग्रीक्स आते हैं, फिर साकाज आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुषाण्स आते हैं। ये मेजर है, हालांकि साकाज और पहलवाज भी आते हैं, ठीक है। प्रतिहार से अलग है, वो अभी नहीं है, ये तो एंशिएंट की बात हो रही है, ठीक। और ये जो छोटे छोटे, अब जैसे सातवांश देखे तो ये नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में सातवांश थे। इसी के टाइम पे, पोस्ट मौर्यन के टाइम पे ही साउथ इंडिया में संगम एज था। क्या था? संगम एज, ठीक है। संगम एज अलग से इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसी के पैरेलल टाइम पीरियड है इसका, ठीक है। हाँ, तो संगम में तीन डायनेस्टी आएंगी ना, चोलाज आएंगे, चेराज आएंगे और पांड्याज आएंगे। पांड्याज मदुरई के थे, चेराज केरला के थे, ठीक है। एंड चोलाज तमिल के थे, कर्नाटक के नहीं ठीक है।
ठीक है। हाँ तो सारे सब साउथ इंडिया, तमिलनाडु और केरला के ही है ये सारे। ठीक, तो इसके टाइम पे ये है। अब ये जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, इन सबको डिफीट करके, या ये कह लो कि इन सभी को कंट्रोल करने के बाद, इन सबको ऑक्युपाई करने के बाद जो नई डायनेस्टी आती है वो आती है गुप्तास, गुप्ता एम्पायर। अब ये मान के चलो कि इस पीरियड में जितने भी लिटरेचर बताए गए हैं, चाहे वो वेद हो, महाभारत हो, ये प्रॉपर तरीके से उनका डॉक्यूमेंटेशन इसी टाइम पे हुआ है। टेम्पल बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, सक्सेसफुल स्ट्रक्चर, वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ। इसके बाद पोस्ट गुप्ता में होयसालास आए, ठीक है, और उसके बाद में राष्ट्रकूट्स आए, पल्लवास आए। दे मास्टर्ड द द साइंस ऑफ टेम्पल मेकिंग। ये सब इसके बाद के, गुप्ता पीरियड के जस्ट बाद पीरियड के बने हुए हैं, और कंटिन्यू रहा फिर उसके बाद। ठीक है, तो हाँ, तो एक तो टेम्पल मेकिंग, उसके बाद में आपका लिटरेचर सारा का सारा लिखा गया। इसी टाइम पे वात्स्यायन ने कामसूत्र भी लिखा था। ठीक है, और कामसूत्र को लोग लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के ऊपर बुक है, वो ऐसा नहीं है। दैट इज अ कंप्लीट बुक मेड ऑन लव एंड अट्रैक्शन एंड अफेक्शन। ठीक है, रिलेशनशिप, लव, अफेक्शन, सारी चीजों को वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। ठीक, उसके बाद में गुप्ता पीरियड जब एंड होता है तो फिर ये इसी तरीके का डिवीजन हो जाता है। गुप्ता पीरियड एंड होता है तो फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, पोस्ट गुप्ता में, तो पोस्ट गुप्ता में अगर हम बात करें तो क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, पहले तो आपका ये है हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, वर्धन से। ठीक है, उसके बाद पल्लवाज है, ठीक है, मौखरीज है, ककातियाज है। अभी तो कहाँ इलेबोरेट करूंगा, सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो ओवरऑल बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और ये सारा नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ही लिख रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारे हैं। यूरोप में जैसे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स है ना, ऐसे सारे छोटे छोटे बट गए थे, और सब में आपस में लड़ाई, कभी भी कोई भी किसी से मिलकर किसी को भी पीट रहा है। ठीक है, हाँ, अब पता चला कि दो राजा मिलकर के तीसरे को पीटने जा रहे हैं, और उसे ये नहीं पता कि इन जो दो जा रहे हैं, हाँ, आगे जाके उनमें से एक सामने वाले से मिल गया, तीसरे को निपटा दिया। ठीक है, हाँ, और ऐसे केस में, ऐसे ऐसे केस में 3 ऐसे डायनेस्टीज है जिनका आपस में बहुत बढ़िया कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ठीक है, पालास, राष्ट्रकूट्स, हाँ, राष्ट्रकूट्स एंड चोलास। ये चोला, पाला और राष्ट्रकूट्स। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार्स भी ये राष्ट्रकूट्स वाले उसी से आते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अब जब ये सब बहुत सारे और भी हैं, अदर्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सब आपस में डिवाइडेड है। अब आप ये देखो कि गुप्ता एंड जब होता है 550 सीई में एंड होता है। उसके बाद अगर यूनिफॉर्म या यूनिफाइड डायनेस्टी अगर आपको दिखती है तो वो दिखती है, बताओ, नहीं, सल्तनत पीरियड में। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये आपको बताया जाता है कि दिखती है। अब मैं बताऊं आपको, 8 to 11th सेंचुरी में, ठीक है, काबुल में हिंदू डायनेस्टी था, हिंदू डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, इन्होंने रूल किया, और ये इस पूरे पीरियड में ग्रीक और ईरान की तरफ से आने वाले हर अटैक को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है, और ये डिस्ट्रॉय करते रहे, इसमें दिल्ली वाले मजे में बैठे रहे। ठीक है, और जब ये काबुल शाही डायनेस्टी, इसको काबुल शाही डायनेस्टी भी बोलते हैं, जब हिंदू शाही या फिर काबुल शाही, जब ये वीक पड़ गई और डिफीट हो गई, तो काबुल के बाद सीधा अगला डेस्टिनेशन दिल्ली। अब इस पीरियड में, पोस्ट पीरियड में, ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में अलग स्ट्रगल चल रहा है, बैक्ट्रिया रीजन बोलते थे उसको।
वहां इस्लाम का अलग रिलीजन है, और वहां पे एक जो कमांडर है वो तैयार हो रहा है अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, मोहम्मद घोरी। इधर आपस में इधर भी लड़ाई चल रही है, ये सब बहुत सारे हैं, ये सब तो है ही है। इन्हीं के बीच में चौहान्स भी होते हैं, ठीक है, गैदवल्स भी है, ठीक है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं किस चीज पे? तोमर्स है, चौहान्स है, ये सब दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। और ईरान में उधर घोरी, और बाई लक दोनों एक ही टाइम पे सुपीरियर बन जाते हैं। जैसे दिल्ली, हाँ दिल्ली में एकदम से पृथ्वीराज चौहान विक्टोरियस बन के निकलते हैं, इसी तरीके से उस साइड में काबुल शाही को डिफीट करने के बाद मोहम्मद घोरी। अब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये चीज है, उसके बाद में कहने की बात है। फिर उसके बाद में इसी बीच में जो है आपका एक वो भी है अपना सदर्न इंडिया में विजयनगर एम्पायर भी हम पढ़ेंगे। हाँ मेडिवल तक चलेगा ये, ठीक है। और विजयनगर और फिर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अगर इन दोनों को देखें तो काफी स्टेबल हिस्ट्री जो है इन दोनों की रही है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है मुगल्स, मुगल्स का एरा। और अगर आप देखोगे, अगर मैं वैसे डिवाइड कर दूं, अगर मुगल्स के बाद अगर मैं पोस्ट मुगल कर दूं, तो आपको फिर वापस हिस्ट्री जो है ना रिपीट करते हुए नजर आएगी। जैसे यहाँ पोस्ट मौर्यन में बहुत सारे हो गए, पोस्ट गुप्ता में बहुत सारे बन गए, तो पोस्ट मुगल में भी कैसे बताओ? हाँ दिल्ली सल्तनत में है ना वो तो, सब दिल्ली सल्तनत में है। अब पोस्ट मुगल में कैसे? नवाब, सिंह, पंजाब में सिंह, हाँ मराठास, नहीं विजयनगर वाले। उसके बाद में पोस्ट मुगल में ब्रिटिशर्स भी तो है, राजाज, राजाज बेसिकली राजस्थान वाले। अब ये सारे हैं। फिर उसके बाद में बहुत हद तक यूनिफॉर्म रूल जो है वो कब शामिल होता है? जब ब्रिटिश इंडिया आती है। अंडर ब्रिटिश इंडिया, मैं ये तो नहीं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, बट मल्टीपल वे में जो यूनिफॉर्म रूल जो है वो लागू होता है, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, या 1857 के बाद जब क्राउन के हाथ में कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है, तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मौर्यन एम्पायर में ऑल ओवर इंडिया जो कोई भी रूल है वो अप्लाई होता था, गुप्ता पीरियड में ऑल ओवर इंडिया कोई भी रूल अप्लाई होता है। दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत में एक ही तरीके का रूल अप्लाई होता है, ठीक। इसी तरीके से पूरे विजयनगर एम्पायर में एक ही तरीके का रूल अप्लाई होता है, ठीक है। नहीं ये तो ब्रिटिशर्स मतलब पोस्ट मुगल में ही आएंगे, ठीक है। फॉरेनर्स जो फॉरेन इन्वेजन्स कैसे क्या बोलते हैं, हाँ सारे, ठीक है। अब वो चाहे पोर्टुगीज हो, डच हो, ठीक है, डेन्स हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिशर्स हो, ये सारे पोस्ट में है। लेकिन आउट ऑफ ऑल दिस दिस कम्युनिटी बिकेम विक्टोरियस टू सुपरवाइज या टू रूल द इंडियंस, ठीक। फिर स्ट्रगल चलता है एंड देन इंडिपेंडेंट, यस, इंडिया सिंस 1947, ठीक। ये आप मान करके चलो कि पहले तो 1608 और फिर उसके बाद में 1665, एक मिनट, ना 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 1765 एंड देन 1857, ये तीन है। ट्रेडिंग का राइट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद में क्राउन के चेंज, ठीक है। ये तीन मेजर चेंजेस रहे हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है। तो ये चीजें रही हैं, ठीक है। और मुगल्स का टाइम पीरियड 1526 से 1707, ठीक। ये वाला पीरियड 1707 टू आप कह लो 1857 मान लो,
क्योंकि लास्ट तो उसी के बाद डिस्पोज किया था मुगल किंग को 1857 के रिवोल्ट में। हाँ, तो ये चीज है। अब बीच बीच में बहुत सारी चीजें जैसे जमींदारी सिस्टम पढ़ना है, समझना है, तो ये चीज इम्पैक्टफुल इवेंट्स है जिसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, हाँ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। अभी इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें मुगल एम्पायर और इलाहाबाद का नवाब और बंगाल का नवाब, ये तीनों एक साथ हार गए थे। तो पहली बार मुगल एम्पायर हार गया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। अब ये चीज क्लियर कर दिया था कि इंडिया में अब कोई खास रूल है नहीं। अब इसको हारने के बाद पूरे मुगल एम्पायर में जहां जहां मुगल था वहां पे इनको दीवानी राइट्स मिल गई। पहले तो सिर्फ बंगाल तक थी, अब पूरे इलाके में हो गई। ठीक है, तो ये एक मेजर चेंज था। और बस हाँ, समझ गए कि इनको हराना बहुत आसान है। और बंगाल का क्लासिकल एग्जाम्पल है। बंगाल में 4 लोग हैं, बंगाल में चारों को 4 बातें एक ही आदमी बता रहा है और चारों को एक ही चीज बता रहा है, तुम टेंशन ना लो, हमें सपोर्ट करो, तुम्हें बनाएंगे हम नवाब। और चारों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं इसको 2 महीने बाद में बताऊंगा इसको। चारों के अंदर एक ही फीलिंग, 2 महीने बाद बताता हूं मैं इसको नवाब बन के। वही चीज है, आपस में डिस्ट्रस्ट है। तो कहने का मतलब एक हिस्ट्री में कॉमन पैटर्न ये दिखेगा कि जब जब सेंट्रल या फिर जो मेन पावर जो है वो वीक हुआ है, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड रूल रहा है। मतलब रीजनल जो पावर्स है वो राइज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, समझ गए? और ये इतिहास में दिखता है आपके। अभी बताओ कोई डाउट है? हाँ, यहां तक समझने में ओवरऑल आइडिया आ गया आपको कि पूरा इतिहास क्या है हमारा? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल आपका इतिहास यही है। और अगर मैं फॉरेन इन्वेजन्स की बात कहूं, हालांकि डिबेटेड है, लेकिन हम डिबेटेड पार्ट को अगर मान ले तो सबसे पहला वैदिक एज के पहले आ जाता है कौन सा? नहीं, आर्यंस। अब ये डिबेटेड पार्ट है कि आर्यंस यहाँ के ही थे कि कहीं और के थे। ऊपर से कहां प्रकट थोड़ी हुए थे, खजूर आसमान से गिरे, खजूर पे लटके, ऐसा बहुत सारी थ्योरीज है। बाल गंगाधर तिलक अलग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, कि बाल गंगाधर तिलक की माने तो यूरोप से आए थे। मैक्स मुलर की बात करें तो सबकी अलग थ्योरी है, कोई नहीं जानता, थ्योरीज चलती है। ठीक है, तो मैं अभी अगर थ्योरी की माने तो हम ये मान सकते हैं कि पहला फॉरेन इन्वेजन ये था, आर्यंस का था। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉरेन इन्वेजन जस्ट मगध के पहले था, सॉरी मगध एंड मौर्यन के पहले था। किस चीज का? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और इसको हम कह सकते हैं ग्रीक इन्वेजन। पहला इन्वेजन ईरान का, सॉरी पहला आर्यन, फिर दूसरा ग्रीक। ठीक है, उसके बाद तीसरा, फिर वापस से पोस्ट मॉर्यन में ग्रीक्स ही आए थे। ठीक है, फिर अच्छा ग्रीक से पहले ना एक और था ईरान का। तुमने वो मूवी देखी है 300? हॉलीवुड की एक मूवी है 300। उसमें एक राजा होता है जिसके तीर यहां से निकलती है कटती हुई लास्ट में। देखा नहीं है तुमने? इतनी बढ़िया मूवी है वो 300। आई थिंक 2 पार्ट में है, हॉलीवुड की। कहने का मतलब उसमें जो लास्ट में एक राजा का नाम होता है ज़ेरेक्सस, किंग डेरियस 2। ऐसा मानते हैं कि वो पंजाब तक आया था और उसने पंजाब रीजन से लोगों को अपने आर्मी में रिक्रूट किया था, और वो लोग वापस गए थे वहां यूरोप की लड़ाई में। मतलब वो पर्सियंस की तरफ से लड़े थे, ग्रीक्स के अगेंस्ट। ईरानियंस के तरफ से वो ग्रीक लड़े थे, ग्रीक्स के अगेंस्ट लड़े थे। तो ये किसी भी तरीके का अगर देखा जाए तो पहला इंडिया का इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन बैटल था इंडियंस। ये अलेक्जेंडर के जस्ट पहले। ठीक है, नहीं अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो था वो 326 BCE में था। ठीक है,
हाँ, और इंडिका मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी। तो और ये है अराउंड 500 BCE के अराउंड है, ठीक है। ये 326 के अराउंड था, ठीक है, BCE के अराउंड। और मौर्यंस एम्पायर बनता है 321 में, 185 में जो है उसका डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। डिक्लाइन मतलब कि लास्ट मौर्यन किंग को बिहेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद ये है तीसरा, ठीक है, कुशान्स है, चाइनीज थे, साकाज ईरानियन और ईरान वगैरह की जगह पे थे, इंडो ग्रीक्स तो है ही है, पता है तुम्हें, सातवाहन से यहीं के थे। उसके बाद में फिर उसके बाद लास्ट में 555 मतलब 550 के बाद 712 मोहम्मद बिन कासिम। अब आप ध्यान से देखो कि इतिहास कैसे बदला। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया, ट्रिया, हाँ, ये एक्चुअली में ईरान इराक वाले जो जगह है ना, उसको जनरली बोलते थे, उस रीजन को, इराक, ईरान, सीरिया, ये जो जगह है इसको बैक्टीरिया रीजन बोलते थे पहले, ठीक है। कम्युनिटी रहती थी ना पहले, तो कबीले में रहते थे, कबीले कबीले ग्रुप में रहते थे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, कहाँ गया ग्रुप, कहाँ गया, हाँ। तो अब आप ये देखो कि 500 के बाद इस्लाम इसी जगह पे इमर्ज करता है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इस जगह पे ईरान इस्लाम जो है वो इमर्ज करता है, प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक। उसके पहले उसी जगह से आने वाले लोग या तो इंडो ग्रीक थे, या तो साकाज थे, या तो पहलवाज थे, या ईरानियन थे, हाँ। लेकिन जैसे ही उस रीजन में इस्लाम आ गया, तो 712 में जब उसी रीजन से जब पहला इन्वेजन आया, तो हमने बोला फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन। तो इससे क्या समझ आता है, रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कमिंग ऑफ पीपल इज इंपॉर्टेंट। लोग तो आएंगे, लोग इतिहास से आते रहे हैं, यहां से लोग आ रहे हैं, उसके पहले आर्यंस भी आए थे अगर हम मान लेते हैं तो लोगों का तो आना जाना पहले से ही तय है। वो बात अलग है कि बाद में उन लोगों ने इस्लाम अपना लिया तो फिर वो इस्लामिक पीपल हो गए। तो रिलीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं, इस जगह पे रहने वाले सभी लोगों ने अपनाया था, नहीं, कम्युनिटी रहती थी ना, छोटी छोटी कम्युनिटी थी, बहुत सारे जो है उसमें, जो आज के डेट में जो मक्का मदीना की जो जगह है, जो जमजम जहां बोलते हैं, वहां एक टेम्पल माना जाता था पहले, ठीक है। और उस टेम्पल में सब अपने अपने पूर्वज, या ये कह लो कि कुल की देवी देवताओं को रखते थे। तो ये पूरा डिवाइडेड था, तो मोहम्मद साहब ने ये किया कि यूनिफाई किया, वो मैसेंजर थे, उन्होंने गॉड का मैसेज दिया कि सब एक है, और ये मूर्ति पूजा जो है ये ठीक नहीं है। तो इससे पूरी कम्युनिटी वो जो है वो यूनिफाइड होगी, ठीक है। बहुत सारे, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था क्लास में, इमोशन और आस्था ये दो चीजों को ना इतिहास से दूर रखना, ठीक है। इन दोनों चीजों को कंफ्यूज करोगे तो ना तो इतिहास ढंग से समझ पाओगे कभी, ठीक है, और ना जान पाओगे कभी। अब एक ही चीज मानो ना कि या तो शिव जी सबसे पावरफुल है, या तो पावरफुल नहीं है। अगर वो पावरफुल है तो फिर कैप्चर्ड कैसे है? HSN? अरे ये हरिहरका डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी है फिर हरिहरका। हाँ, हरिहरका एक्चुअली में वर्ड होता है जिसको हिंदी में पितृहंता बोलते हैं। इस डायनेस्टी के जितने भी राजा रहे, इन्होंने अपने बाप को मार करके और फिर राजगद्दी संभाली है। हाँ हाँ, ये अपने ही देश के हैं, ठीक है। नाम है पितृहंता, पितृ को हाँ, पितृ को हर के जो राजा बना, ठीक है। तो हमारे, अच्छा, हमारे उसमें 4 आश्रम बोले जाते हैं। कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य है, दूसरा दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वनप्रस्थ, चौथा। अब ये बताओ, जंगल में जाने को लोग सन्यासी बनना बोलते हैं, तो फिर वनप्रस्थ और सन्यासी में क्या डिफरेंस है? हाँ,
करेक्ट, सिर्फ ईश्वर के साथ अपने उसको जुड़ जाता है, बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता वो जंगल कहाँ चले है। जाने से कोई सन्यासी नहीं बनता है, सन्यासी यहां से बनता है जब उसके अंदर का लालच, ग्रीड, एंगर सब कुछ खत्म हो गया हो, वो हर चीज को त्याग करके, और अब वो कॉस्मिक बातें करता है सीधा, ठीक है, तब वो सन्यासी बनता है। और ब्रह्मचर्य का मतलब लड़कियों से दूर रहना, नहीं, फिर ब्रह्मचर्य नहीं कि ब्रह्म का आचरण करने का, जो ब्रह्म का आचरण, जैसे ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की, ब्रह्म ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए जो चरता है, जैसे निशाचर रात को चरने वाला, तो ज्ञान के लिए चरने वाला निशा निशाचर नहीं, आजकल तो ज्यादातर युवक यूथ जो है वो निशाचर ही है। निशाचर और निशाचरी यही तो है। ये लोग रिस्पेक्टेबल फील करने के लिए नाइट आउल यूज करते हैं वर्ड, ठीक है वो निशाचर और निशाचरी, सर मैं ठीक है। सिर्फ स्पेसिफिकली एग्जाम्स के टाइम वाली वो नाइट आउट मैं नहीं जगती। एग्जाम के टाइम पे क्यों जगना है मुझे ये सर बताओ। पढ़ाई एग्जाम के टाइम पे अगर आप रात को जग करके अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, टाइम मैनेज नहीं होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आप पढ़े हो आपको पता है। आधी से ज्यादा जिंदगी बिना कॉन्फिडेंस के निकल जाती है, पढ़ा सब कुछ है, पता कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप अपना डेली रूटीन जो है वो सुधार लो, डेली रूटीन सुधारो, डेली का काम डेली निपटा करके खत्म करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, आपको लगेगा हाँ आज का काम किया मैंने, तब आपको ये एहसास होगा कि 10 दिन वेस्ट नहीं किया है, 10 दिन पढ़ा है और मैं पेपर में लिख दूंगी आराम से, या मैं लिख दूंगा। अब मान लो आपने नहीं पढ़ा, उसके बाद पेपर के टाइम पे तबीयत बिगड़ गई, फिर तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपके अंतर की जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको बीमार नहीं होने देता ऐसे टाइम पे, बहुत स्ट्रांग होता है वो। उसके बाद बीमार पर भले पड़ जाओगे, उस टाइम पे नहीं पड़ोगे। हाँ हाँ, नंदा, इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बोलते हैं। हाँ, महापद्मानंदा, सोवरिन बोलता था ये खुद को, ठीक है। और इसी में एक वो भी है, हाँ हाँ हाँ, तो इन्हीं के राज्य से निकाला गया था ना चाणक्य को, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, ऐसा बोला है, जो कि अर्थ पे बिल्कुल भी नहीं है, इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल थ्योरीज को एक्सप्लेन करता है। और ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन भी आते हैं कि बुक कौन से चीज पे बेस्ड है। 231, वो 231 नहीं है, 321 है, 321 BCE में मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था, वो हिंट में बताया है। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि दिस इज द सिलेबस, ठीक है, और यही सारा कुछ पढ़ना है आपने। हाँ, कम से कम अभी जो है आगे आने वाले 24-25 क्लास लगेंगे, तब जा करके ये हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको अपना टाइम ना अपने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठो, आराम से एंजॉय करो बिना फोन देखे, ठीक है। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, और सबसे सही चीज पता है क्या होती है, कि घर का काम करना चाहिए, ये फैक्ट है। मेरे पापा ने बोला होगा आपसे, नहीं, पक्का बोला होगा। मेरे घर पे मैं ये बात सबको बोलता हूँ, मैं कहा बजाय फोन में आप टाइम वेस्ट करने से आप घर का काम करो, घर के लोगों का हाथ बटाओ, वो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि आप एक दूसरे को जानेंगे। अभी क्या है, घर में ही बैठे बैठे वो अलग फोन चला रहे हैं, वो अलग फोन चला रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। और घर वालों से ज्यादा अटैच्ड आप बाहर वालों से लगते हैं। तो जब आपको ये लगे कि घर वालों से ज्यादा अटैच्ड आप बाहर वालों से हैं, तो समझ जाइए कि कुछ फंडामेंटल इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ जरूर है। और ये गड़बड़ जितना जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए उतना ही बेहतर है,
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे कुछ भी कर ले, आपके सपोर्ट में आपकी फैमिली ही आएगी। चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी मतलब आपको सुनाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा तो वो कौन है? दैट इज योर फैमिली। सो स्टॉप बीइंग फेक ऑन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया, बी रियल विद योर ऑन पीपल। अपने दोस्त बनाओ ना जो शाम को आपके साथ बैठ करके बात कर सके, ठीक है, जिनके साथ आप खेलते हो, कहीं घूमने जाओ, मेमोरीज क्रिएट करो, ये सब चीजें हैं। और दूसरी चीज उसके अलावा अपना टाइम काम से करो, अपना काम टाइम से करो, ठीक है। हाँ, क्योंकि टाइम से काम करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको रहेगा, और उस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से आप कहीं भी हारोगे नहीं कहीं आप, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। और अरे इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। एक ये देखिए कि क्वेश्चन जो जनरल पैटर्न में आता है वो ये है कि एक तो ये जैसे डायनेस्टीज को सीक्वेंस में लगाओ, ये डायनेस्टीज को सीक्वेंस में लगा दो, या अरेंज करके दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्टली अरेंज्ड है कि नहीं है सीक्वेंस में। या तो राजा का नाम दे देंगे, डायनेस्टी मैच द फॉलोइंग, खुद मैच करके दे देंगे कि अब बताओ कितने सही मैच है। और आजकल नया तरीका निकला है यूपीएससी का, 4 स्टेटमेंट दे देंगे या 4 मैच द फॉलोइंग है। अब बताओ, ये नहीं बताएंगे कौन कौन सा सही है, कितने सही है इसमें। अब लगाओ तुक्का, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कितने सही है। और अभी तक 4 ही ऑप्शन में आए हैं, हो सकता है कल को 6 बना दे, और फिर उसके बाद ऑप्शन में 2, 3, 4, 6, 1 है ही नहीं। अब आपको एक ही पता है कि ये तो है अब आप तुक्का लगाओगे कि 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इसलिए यही जो चीज है ना, एलिमिनेशन थ्योरी को हटा दिया था। इस बार सिविल सर्विसेज में यही प्रॉब्लम हुई थी बच्चों के साथ। इतिहास थोड़ी बदला है, अकबर को बदल थोड़ी दिया है। वो कौन सा उसने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया अकबर से, ऐसा कुछ नहीं था सिलेबस में। पैटर्न बदल दिया, पूछने का तरीका बदल दिया है, ठीक। इसलिए मैं बोलता हूं ट्रेंड नहीं, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करो, हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और जब आप पढ़ रहे हो तब भी आप दिमाग लगाओ कि इसमें से और क्या घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई अब नॉर्मल सा फैक्ट है, उसको 2-3 बार इधर उधर से सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तब जाकर के जो है वो आपको, आपकी प्रिपरेशन तब जाके कहीं सही तरीके से कंप्लीट होगी। समझ गए? कोई डाउट? वो याद कर रही है क्या घूम घूम के? मैं यहाँ हूं, उसको दिख ही नहीं रहा मैं, ठीक है। अरे दिखता है, ये पूरा साफ साफ है भाई, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये चीज है, ठीक। उसके बाद में पता तो है आपको, मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे एस्पेक्ट है जिनमें से क्वेश्चंस बनता है। मॉडर्न इंडिया का 40% सिलेबस पॉलिटिकल साइंस से मैच करता है। ये वजह भी है कि दोनों को अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो दोनों ही एक तरीके से कवर हो जाते हैं, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, मेडिवल इंडिया से भी कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मेडिवल इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं या जो टेम्पल्स का निर्माण हुआ है, बहुत बढ़िया है। अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 जगह को शामिल किया गया, कोई बता सकता है? बस यही है जिंदगी में, कोई ऑप्शन नहीं। जब मम्मी पापा बोलेंगे शादी करना है, बोले 4 ऑप्शन दो हमें, हम एक टिक कर देंगे, ठीक है। जिंदगी हमारी यूपीएससी जैसी हो गई थी, है? अच्छा, और एक तो हाँ, ठीक है। तो ये चीज है, तो बेसिकली जो है आप सभी को इन सब चीजों को लेकर के अवेयर रहना है, ठीक है। और आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और कल से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो एवोल्यूशन और स्टोन एज को लेकर के होगा, कि स्टोन एज में किस तरीके से कल्चरल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। जैसे स्टोन एज में ही जो है डोमेस्टिकेशन हुआ है, घर का बनना भी स्टोन एज में ही है शामिल। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई भी सवाल है तो अब पूछ लो आप।